Hi guys, hello, this is Manu Shah. Welcome to our YouTube official channel IPMAT PI and to this session जिसमें आज हम लोग बहुत ही important session cover up करने वाले हैं. But before I start, just give me a minute. Let me have a tech check. Let me see, am I perfectly audible or not? And then we'll start. Yeah, I think seems all fine with the audibility and visibility. So good morning, everyone. Good morning. Right? Good morning. Just a second. Let me have a tech check. Yeah. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो एज यू गाइज ऑलरेडी नो कि हमारा एक सीरीज चल रही है और उस सीरीज के अंदर हम कुछ मेजर थीम्स के कुछ मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस के एंड जो कि हॉट टॉपिक्स हैं ऑल अराउंड द ईयर रहे हैं राइट एंड दे विल बी हेल्पफुल इन व्हाट इन पीआईज. तो पर्सनल इंटरव्यूज में ये आपको बहुत हेल्प आउट होने वाले हैं. तो इन्हीं चीजों को लेकर हम ये सेशन बेसिकली अलाइन करते हुए चल रहे हैं. ऑलरेडी हमने 4 सेशंस ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. द फर्स्ट सेशन विच इज ऑन इंटरनेशनल न्यूज, द सेकंड सेशन which was on geopolitical conflict, the third session which was on what, which was on economy, the fourth one is regarding आपका national and political topics and today here we are with the science and tech. देखो अगर देखा जाए तो मेजरली जनरल अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली फॉर द पर्सनल इंटरव्यूज तो बहुत कम प्रेफर करते हैं पैनल के वो आपको साइंस एंड टेक के टॉपिक्स दें राइट. बहुत कम प्रेफर किया जाता है. बहुत ही कम हम ऐसे सिनेरियोज और बहुत ही कम हम ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहां पर कोई बच्चा ये बोलता है कि पैनल ने मुझे स्पेस एंड टेक से कोई टॉपिक दे दिया. बहुत कम हमें देखने को मिलता है राइट. लेकिन जब हम बात करें वी कैन नॉट नेगेट दैट है ना. हम नेगेट नहीं कर सकते, हम इग्नोर नहीं कर सकते राइट. हो सकता है कि शायद वो दिन हमारे लिए इतना अच्छा ना हो है ना और कुछ मेजर साइंस एंड टेक को लेकर टॉपिक्स पूछ लिए जाएं तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम उसके बारे में अवेयर रहें राइट. तो जो भी हॉट टॉपिक्स रहे हैं ऑल अराउंड द ईयर वो तो आप दिमाग में रखें राइट. उसको भी हम देखते हुए चलेंगे. लेकिन हाँ कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ राइट. कुछ टॉपिक्स जो कि आपको अपने बैक हैंड पे प्रिपेयर करने हैं साइंस एंड टेक को लेकर. कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर करना है. पहला है एक्सियोम मिशन राइट. एक्सियोम मिशन 4. तो ये एक टॉपिक है जो आपको खुद से प्रिपेयर करना होगा. अब ये एक्सियोम मिशन क्यों रेलेवेंसी रखता है? वैसे ये लॉन्च होगा ऑन 19th ऑफ जून, होना था 8th ऑफ जून को, बट अगेन बिकॉज ऑफ ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट एंड वेदर कंडीशन ये आपका पोस्टपोन होता हुआ चला गया. बट फाइनली 19th ऑफ जून डेट डिसाइड की गई है फॉर दिस मिशन लॉन्च. लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं ये मिशन इसलिए सिग्निफिकेंस रखता है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन बेसिकली इसमें एस्ट्रोनॉट होंगे जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं और सेकंड इंडियन होंगे जो कि स्पेस में जाएंगे आफ्टर राकेश शर्मा राइट. तो इसकी रेलेवेंसी है. और वो जो एस्ट्रोनॉट है इंडियन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला वो बेसिकली आपका इंडिया के गगनयान मिशन के भी वन ऑफ द एस्ट्रोनॉट है और गगनयान मिशन इंडिया का पहला मैन्ड मिशन है राइट. इट इज इंडिया फर्स्ट मैन्ड मिशन जो कि होने वाला है इस साल एंड इवन आपका नेक्स्ट ईयर. तो नेक्स्ट ईयर 2026 तक हमें अपना गगनयान मिशन लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि हम एक्सियोम 4 मिशन को जरूर कवर अप करें. तो ये आपको एक टॉपिक है जो कि खुद से कवर करना है एंड देन बाकी आज हम 3 मेजर टॉपिक्स कवर करते हुए चलेंगे. पहला जो टॉपिक होने वाला है और आज का सेशन बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा जाएगा बिकॉज अगेन है ना साइंस एंड टेक है तो अगेन इतना ज्यादा हमें इसमें इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है राइट. इससे अच्छा है कि हम बेहतर किसी और टॉपिक्स पे ध्यान दें. तो यार लेकिन हम इग्नोर नहीं करेंगे लेकिन जो मेजर चीजें हैं वो कवर करते हुए चलेंगे. तो सबसे पहला टॉपिक जो होने वाला है वो है आपका गोल्डन डोम को लेकर. देखिए पूरे अगर आप दुनिया में बात करो तो पूरे दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशंस अपनी हाइट पर हैं. जियोपॉलिटिकल टेंशंस का मतलब क्या होता है? जियोपॉलिटिकल टेंशंस का मतलब ये है कि आपका आपका इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी. उसके पहले ऑलरेडी इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था. उसके पहले बात करें इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और अभी भी रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ आ रहा है. तो देखा जाए तो अगेन ऑल अराउंड द वर्ल्ड वी आर सीइंग अ मेजर जियोपॉलिटिकल टेंशंस है ना. और इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस में हमें एक दूसरे कंट्री के ऊपर अटैकिंग हमें देखने को मिला कि कैसे ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, इजराइल ने भी अटैक किया. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ड्रोन और अगेन मिसाइल और एयरक्राफ्ट के एक्सचेंज होते हुए दिखाई दिए. इवन रशिया यूक्रेन वॉर में भी यही हो रहा है. तो जिसको लेकर ना
अपनी कंट्री की सेफ्टी के लिए एवरी नेशन इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट देयर डिफेंस। डिफेंस को लेकर बहुत कंसर्न्ड है और हर कोई ना एयर डिफेंस सिस्टम पे काम करना चाह रहा है, क्योंकि देखो सारे कंट्रीज आर इन दिस सिचुएशन प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो आप ऑल द नेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मेजर नेशंस बेसिकली, है ना, वो इतने अपने आप को सिक्योर है कि वो मिसाइल डिप्लॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव मिसाइल तो है, बट अगेन सेफ्टी के लिए मिसाइल्स, अगर कोई अपकमिंग मिसाइल है उस अपकमिंग मिसाइल को रोकने के लिए कोई डिफेंस सिस्टम है क्या? तो वो डिफेंस सिस्टम को लेकर अभी सब लोग सीरियस हैं। तो जैसे इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्रंट्रेशन के दौरान S-400 डिफेंस सिस्टम की बात उठी थी ना, S-400 डिफेंस सिस्टम हमारे लिए सुदर्शन चक्र की तरह काम किया। इवन आकाश एयर टू एयर सरफेस टू एयर मिसाइल जो है उसने हमें बहुत सेफ्टी बेसिकली सेफगार्ड किया। इवन इजराइल हमास वॉर के दौरान आयरन डोम की बहुत बात उठी, अभी भी आयरन डोम और आयरन बीम की बात उठ रही है ना? तो दिस शोज व्हाट? दिस शोज दैट मेजर नेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड दे आर वर्किंग ऑन स्ट्रेंथनिंग देयर एयर डिफेंस सिस्टम, कि अगर कोई हम पे अटैक करेगा तो वी शुड हैव सम डिफेंस सिस्टम जिससे हम उनके एरियल अटैक्स को क्या कर सके, नेगेट कर सके। ये उनके यूएवी अटैक्स, ड्रोन अटैक्स बेसिकली, जिनको यूएवी अटैक्स भी बोलते हैं। आपका आपका मिसाइल स्ट्राइक या फिर एयरक्राफ्ट अगर आ रहे हैं तो उनको हम डिस्ट्रॉय कर सके एयर में ही। अब उसी के लिए हमारे जो यूएस है, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली अप्रूवल कर दिया है कि यूएस में एक और एयर डिफेंस सिस्टम बनने वाला है, एंड इट विल बी अ गोल्डन डोम, है ना, इट विल बी दी गोल्डन डोम। तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली अनाउंस किया what the final design selection for golden dome missile डिफेंस शील्ड, है ना। तो यूएस के राष्ट्रपति आपके डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्लियरली अनाउंस कर दिया दैट कि हमने फाइनल डिजाइन सिलेक्ट कर लिया है किसके लिए? गोल्डन डोम के लिए, जो कि क्या होगा? डिफेंस शील्ड होगा, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम होगा आपके किसका? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट, है ना, एंड देन विल रिज्यूम, जस्ट अ मिनट। क्या? So sorry guys, yeah, so here we are, तो this is what happened, right? अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो गोल्डन डोम है क्या? तो बेसिकली ये प्रपोज्ड नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि इंटीग्रेट करेगा स्पेस बेस्ड एंड टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से। मतलब ये अगर कोई हमारे ऊपर मिसाइल स्ट्राइक कर रहा है या यूएस के ऊपर कोई मिसाइल स्ट्राइक करेगा तो उस मिसाइल स्ट्राइक को रोकने के लिए मतलब डिफेंस सिस्टम है जो कि इंटीग्रेट होगा स्पेस बेस्ड टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से। अब अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्चुअलाइज कैसे हुआ था? एज अ स्ट्रेटेजिक शील्ड की तरह कॉन्सेप्टलाइज हुआ था, जिससे इंटरसेप्ट किया जाएगा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल एट लॉन्च। कि अगर कोई यूएस के ऊपर बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करता है, हाइपरसोनिक का मतलब ये है जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से फास्टर है, 5 टाइम्स ज्यादा है, उसको हम हाइपरसोनिक बोलते हैं, है ना। तो क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल अगर यूएस के ऊपर कोई लॉन्च कर रहा है तो भाई उसके लिए एज अ शील्ड काम करे। अब अनाउंस किसने? लॉन्च बाय हूं? लॉन्च बाय दी डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया जैन 2025 में, अंडर व्हाट? अंडर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो बेसिकली यूएस की गवर्नमेंट ही इस चीज को प्रिक्योर कर रही है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कि प्रोटेक्ट किया जाए यूएस की टेरिटरी को, किससे? लॉन्ग रेंज मिसाइल थ्रेट। जो लॉन्ग रेंज मिसाइल जो होती है जिनको हम बोलते हैं आईसीबीएम। आईसीबीएम का मतलब होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, है ना, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज होती है ना, इट इज मोर देन व्हाट? आपका 5000 किलोमीटर, है ना, 5000 किलोमीटर के ऊपर आपको स्पीड देखने को, डिस्टेंस देखने को मिलती है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की। और याद रखना इंडिया के पास एक तरीके की मिसाइल है, दैट इज अग्नि 5। तो अग्नि 5 इज द ओनली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया हैज, राइट। कि जो राइवल नेशन जैसे कि रशिया और चाइना से इंटर कॉन्टिनेंटल अगर बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है तो हम उनको टारगेट कर सकें, राइट, उनको डिस्ट्रॉय कर सकें। और इवन नॉर्थ कोरिया भी देखा जाए, इसका एम ये है कि इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा
स्पेस बेस्ड वेपन से। स्पेस बेस्ड वेपन का मतलब क्या है? स्पेस बेस्ड मतलब स्पेस में होंगी आपके बहुत सारे सैटेलाइट्स एंड वहां से बेसिकली लॉन्च होंगे और वो एक्ट करेगा एज अ आयरन डोम, है ना। तो स्पेस बेस्ड वेपन्स होंगे फॉर अर्लियर मिसाइल इंटरसेप्शन के लिए, जिससे इफेक्टिवली हम वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को क्या कर सके, रिलाइज कर सके। तो दिस गोल्डन डोम बेसिकली इज अ पॉइंट जिसमें पूरी दुनिया को रियलाइजेशन दिलवाया कि अब स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, राइट। चलो, अब की फीचर्स क्या है गोल्डन डोम के? तो ऑब्वियसली बात है स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर होगा। वैसे नॉर्मली आप एयर डिफेंस सिस्टम को देखते होगे तो वो बेसिकली लैंड पे होते हैं, जमीन पे होते हैं। S-400 जमीन पर है, आयरन डोम जमीन पर है, लेकिन जो गोल्डन डोम होगा वो स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर होगा कि हवा में ही बेसिकली इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा, स्पेस में ही इंटरसेप्ट कर देंगे, एटमॉस्फेयर में आने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत सारी स्मॉल सैटेलाइट, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में डाली जाएंगी, जो कि ट्रैक करेगा, इंटरसेप्ट करेगा लॉन्च फेज पे। तो जैसे ही लॉन्च हुआ ना, वैसे ही इंटरसेप्ट हो जाएगा और वहीं पर आपका ऊपर ही डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। फिर सैटेलाइट इनेबल टारगेटिंग होगी, तो ऑब्वियसली बात है एडवांस सर्वेलेंस, डिटेक्शन और आपका रिस्पॉन्स सिस्टम जो होगा वो लेवरेज होगा, रियल टाइम डेटा पे बेसिकली हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर ग्राउंड एंड सी इंटीग्रेशन, तो स्पेस के साथ साथ ग्राउंड और सी में भी इंटीग्रेट होगा। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सैटेलाइट सिस्टम जो है उनमें रडार भी लगे होंगे, सेंसर भी लगे होंगे और मिसाइल यूनिट्स अर्थ पे रखी होंगी, ठीक है। ये इंस्पायर है किससे? आयरन डोम से और बियॉन्ड इन स्कोप। तो बेसिकली जैसे इजराइल का आयरन डोम है ना, वो टारगेट करता है लॉन्ग रेंज, हाई एल्टीट्यूड और स्पेस बॉर्न थ्रेट को, राइट, लेकिन शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल को नहीं कर पाता। तो वही यहां पर बताया गया कि देखा जाए तो आयरन डोम की तरह ही होगा, इंस्पायर्ड है, लेकिन आयरन डोम से बेहतर होने वाला है, क्योंकि आयरन डोम लॉन्ग रेंज और ये शॉर्ट रेंज, दोनों के लिए बेसिकली ये केपेबल होगा आपका गोल्डन डोम। गोल्डन डोम स्ट्रेटेजिक स्केल क्या होगी? एंटायर कॉन्टिनेंटल, मतलब एंटायर यूएस बेसिकली उसको सेफगार्ड करेगा, राइट, एंटायर यूएस को सेफगार्ड करेगा, ये ध्यान में रखना। तो मतलब ये इसकी रेंज होने वाली है, ये पूरे के पूरे यूएस की टेरिटरीज को क्या करने वाला है? सेफ्टी प्रोवाइड करने वाला है, राइट, सेफ्टी प्रोवाइड करने वाला है पूरे के पूरे यूएस को, पूरे के पूरे यूएस के लिए एप्लीकेबल होगा, मतलब पूरी के पूरी यूएस की टेरिटरीज आपकी सेफगार्ड रहेंगी, स्पेस, ग्राउंड और सी हर जगह से बेसिकली ये कवर्ड होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, मैंने पहले ही बोला, राइट, मैंने पहले ही बोला कि कुछ कुछ पॉइंटर्स दिमाग में रखने। दूसरा है आदित्य L1। देखो, अब मैं आपको पहले आदित्य L1 की कहानी समझाता हूं कि आदित्य L1 है क्या। देखिए, जब हम आदित्य L1 की यहां पर बात करते हैं तो आदित्य का मतलब होता है सन, राइट। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में आदित्य L1 को ना सन बोला जाता है। व्हाट वी यूज्ड टू से? वी कॉल इट सन, राइट, वी कॉल इट सन। अब अगर हम यहां पर बात करें तो इंडिया का इकलौता एंड ओनली, फर्स्ट एंड ओनली सोलर मिशन कोई है तो वो कौन सा है? दैट वॉज आदित्य L1। अगर कोई इकलौता ही बेसिकली कोई है, सो दैट इज आदित्य L1। और आदित्य L1, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, just a second guys, just give me a second. I think there is some technical glitch, just let me have this resolved and then we'll resume. Just a second.
So sorry guys, now here we continue. So yeah, so India का first and only mission that is for sun, to study the sun, specifically sun का outermost layer, कोरोना है ना, आपका कोरोनोलॉजी, इन सब को स्टडी करने के लिए हमने एक मिशन भेजा था जिसका नाम था आदित्य L1, राइट। जब हम आदित्य L1 की यहाँ पर बात करते हैं तो इसरो का आदित्य L1 ने अभी क्या किया, अच्छा देखा जाए तो ये लास्ट ईयर ही लॉन्च हो चुका था, लास्ट ईयर ही पहुंच चुका था, राइट। और वो बेसिकली स्टडी करना स्टार्ट भी कर चुका है, लेकिन इस साल ये क्यों रहा न्यूज में, इस वजह से रहा क्योंकि आदित्य L1 मिशन में पहली बार सोलर फ्लेयर की इमेज को कैप्चर किया गया। तो पहली बार हमारे देश के द्वारा, मतलब हमारे देश की स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा गया, राइट, एक मिशन, और उस मिशन के दौरान जिसमें सन की स्टडी करनी है, और उस सन की स्टडी के करने के दौरान एक इमेज कैप्चर की गई, और वो पहली इमेज है सोलर फ्लेयर की। सोलर फ्लेयर क्या होता है, राइट, सोलर फ्लेयर क्या होता है, जैसे आप एक जगह कहीं आग लगा दो, राइट, राइट, एक जगह आप क्या करो, एक जगह जस्ट डू इग्नाइट अ फायर, आपने एक जगह फायर इग्नाइट कर दिया, फायर जैसे इग्नाइट किया उससे फ्लेयर निकलती हैं, लपटें जिसको हम बोलते हैं आग की लपटें। तो अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट सन, तो सन इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ गैसेस, है ना, और बहुत ज्यादा आपकी फायर है उधर। तो अगेन सोलर फ्लेयर मतलब सन की लपटें जो निकलती हैं उसकी पहली फोटो क्लिक की गई। तो वही लिखा है, आदित्य L1 मिशन कैप्चर्ड द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर, और सोलर फ्लेयर का नाम क्या है, दैट इज कर्नेल, है ना, डू रिमेंबर द नेम, दैट इज KERNEL, कर्नेल, मेकिंग अ व्हाट सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू इन अ सोलर फिजिक्स रिसर्च। तो अगर हम बात करें तो साइंस के रिसर्च फील्ड में एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला, और पहली बार द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर, और उसका नाम भी रखा गया, सोलर फ्लेयर का नाम क्या रखा है, दैट इज कर्नेल, राइट। और ये मेजर ब्रेक थ्रू है। अगर बात की जाए तो बेसिकली किसने ये इमेज खींची है, कौन सा पेलोड था, है ना, जैसे मिशन है, सैटेलाइट के अंदर कुछ ना कुछ तो लगा होगा, कैमरा लगा होगा, तो उस कैमरे ने फोटो खींची होगी ना, तो व्हाट द नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक कैमरा और अ पेलोड, दैट द नेम इज सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तो सूट, राइट, आदित्य L1 का ये पेलोड है सूट, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ऑन बोर्ड था आदित्य L1 में, उसने रिकॉर्ड किया द व्हाट ब्राइटनिंग इन द नियर अल्ट्रा वायलेट आपका बैंड, ऑफरिंग अ न्यू इनसाइट्स इनटू द सोलर फ्लेयर एनर्जी डायनामिक्स, है ना। तो एक नए डायनामिक्स को ओपन करता है, दैट इज अबाउट सोलर फ्लेयर एनर्जी के डायनामिक्स को। और पहली बार हमें फोटो देखने को मिली है सोलर फ्लेयर की, नाम किरनाल, डू रिमेंबर द नेम, राइट, डू रिमेंबर द नेम। ये होती है सोलर फ्लेयर्स, ये लिप्टें दिख रही है, इनकी पहली क्लोज इमेज, दिस इज व्हाट सोलर फ्लेयर इज, राइट। तो पहली इमेज हमें यहां पर देखने को मिली कर्नेल, KERNEL, है ना, इसका नाम जरूर याद रखना, आदित्य L1 मिशन का नाम है। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं, अब आदित्य L1 है क्या, देखो अब आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि आदित्य L1 हैज कैप्चर्ड द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर किरनेल। ये देखो, ये इमेज है, दिस इज व्हाट द इमेज इज, राइट, ये सोलर फ्लेयर यहां पर हमें देखने को मिली। अब ये इमेज देखो, दिस इज व्हाट द आदित्य L1, ये पूरा आदित्य L1 है जो कि वहां पर स्पेस में एक्टिविटी कर रहा है। और इसमें क्या है, इसमें एक पेलोड है, इसका नाम है सूट, राइट, सूट, दैट इज सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, उसने जाके ये फोटो क्लिक करी है, राइट। अब देखा जाए फ्लेयर का नाम कर्नेल। अब कुछ की हाइलाइट्स हैं, अब की हाइलाइट्स क्या है, पहला कि X6.3 क्लास सोलर फ्लेयर रैंक अमंग द मोस्ट इंटेंस सोलर इरप्शन। तो ये जो आपको सोलर फ्लेयर दिखी ना, ये अभी तक की सबसे इंटेंस सोलर इरप्शन हमें देखने को मिला। और ऑब्जर्वेशन में कंफर्म हुआ है कि जो फ्लेयर एनर्जी है वो मल्टीपल सोलर लेयर में क्या हो गई, डिवाइड हो गई, स्प्रेड हो गई। तो ऑब्जर्वेशन के दौरान हमें ये कंफर्म हुआ कि सोलर फ्लेयर की एनर्जी स्प्रेड हुई है अक्रॉस अ मल्टीपल सोलर लेयर्स में। और फिर एक और कोई नई चीज रिवील हुई, दैट इज न्यू इनसाइट इनटू द फिजिक्स ऑफ व्हाट, ऑफ मैसिव सोलर एक्सप्लोरेशन। तो सोलर एक्सप्लोरेशन में हमें एक मेजर ब्रेक थ्रू भी देखने को मिला। और आदित्य L1 कहां प्लेस्ड है, आपका लैग्रेंज पॉइंट 1 पर, है ना। तो याद रखना, ये होता है L1, ये है L2 पोजीशन, है ना, लैग्रेंज बोलते हैं, ये होता है L3, ये होता है सॉरी L4, L3 और ये L5। तो 5 लैग्रेंज पॉइंट है। और आदित्य L1 प्लेस है कहां पर, L1 इधर ही, क्योंकि देखो इसका मिशन का नाम ही आदित्य L1 है, क्योंकि L1 में प्लेस करना है, L1 ऑर्बिट में प्लेस करना है।
तो ये ऑर्बिट होगी, ये सन है, ये अर्थ है। तो यहां पर हमारा आदित्य L1 प्लेस है। और टोटल कितने आपके पॉइंट्स होते हैं, लैग्रेंज पॉइंट होते हैं टू स्टडी दी सन? 5। सबसे ये L1 सबसे बेस्ट है क्योंकि ये सन और अर्थ के बीच में आ रहा है, जिससे एक्लिप्स आने में कोई इश्यूज नहीं आएंगे, राइट? एक्लिप्स आने में कोई इश्यूज नहीं आएंगे। चलो, अब अगर हम यहां पर बात करें तो आदित्य L1 के बारे में पढ़ेंगे हम। आदित्य L1 की जब हम यहां पर बात करते हैं तो आदित्य L1 ये पहला स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है, लॉन्च किया गया था टू स्टडी दी सन आउटर लेयर, सन की आउटर लेयर को स्टडी करने के लिए और सोलर एक्टिविटी को। ये पोजीशन किया गया है लैग्रेंज पॉइंट 1, जिसको हम L1 बोलते हैं, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर है। मतलब कितना? 15 लाख किलोमीटर है, 15 लाख किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, राइट? और जो कि इनेबल करेगा कंटिन्यूअस सोलर ऑब्जर्वेशन को विदाउट एक्लिप्स। तो बिना एक्लिप्स के ये आराम से आपका विदाउट एक्लिप्स, क्योंकि एक्लिप्स मतलब क्या होता है? ग्रेड। तो अब अगर मान के चलो कि सन और आमने सामने आ जाए, तो अगर यहां पर पॉइंट रख दिया हमने आदित्य L1 काम ही नहीं कर पाएगा क्योंकि सन बीच में आ गया, कोई और ऑब्जेक्ट बीच में आ गया। तो लैग्रेंज पॉइंट 1 पे रखने के पीछे सिंपल सा लॉजिक यही था कि विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट कंटिन्यूटी के साथ, विदाउट एनी एक्लिप्स, आपका आदित्य L1 जो है ऑब्जर्व करता हुआ चले और स्टडी करता हुआ चले आपके सन को। लॉन्च कब हुआ था? 2023 में PSLV C57 रॉकेट के द्वारा सक्सेसफुली प्लेस किया गया हालो ऑर्बिट L1 में जैन 2024 में। मैंने पहले बोला था कि ये 2 साल, पिछले साल ही पहुंच चुका था, राइट? इस मिशन का क्या एम है? स्टडी करना क्या? सोलर डायनेमिक्स को। अच्छा, जैसे फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन, राइट, और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशंस। फिर ऑब्जर्व किया सोलर रेडिएशन को और इंपैक्ट ऑन अर्थ क्लाइमेट एंड स्पेस वेदर को, राइट? ये चीज भी यहां पर बता रखी है कि देखा जाए, ऑब्जर्व करता है सोलर रेडिएशन, उसका इंपैक्ट अर्थ क्लाइमेट पर और स्पेस वेदर के बारे में भी, राइट? स्पेस वेदर के बारे में भी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर सोलर फ्लेयर क्या होता है, जिसकी इमेज खींची है ना कर्नेल करके, उसका क्या है सोलर फ्लेयर? तो बता रखा है कि सडन बर्स्ट ऑफ इंटेंस एनर्जी, मतलब एक इंटेंस एनर्जी का बर्स्ट होता है सन के एटमॉस्फेयर में। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन की वजह से। जब मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरैक्ट करती है तो एक सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी निकलती है, और वही सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? सोलर फ्लेयर बोलते हुए चलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर फ्लेयर बोलते हुए चलते हैं, ठीक है? सोलर फ्लेयर बोलते हैं। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, क्लियर? ये थोड़ा सा याद रखिएगा। चलो, अब पूछा है कि देखा जाए तो क्या रिलीज करता है ये एक्सरे? इट रिलीज द एक्सरेज। जब सोलर फ्लेयर क्या रिलीज करती है? एक्सरे, अल्ट्रावायलेट लाइट, चार्ज पार्टिकल्स, जो कि डिसरप्ट करता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन को और पावर ग्रिड ऑन अर्थ, ठीक है? अब हम बात करें आदित्य L1 कैसे स्टडी करता है सोलर फ्लेयर को, तो सूट के थ्रू। सूट क्या होता है? दैट इज सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो कि अल्ट्रावायलेट इमेज को कैप्चर करेगा लोअर सोलर एटमॉस्फेयर में। दूसरा सोलेक्स, सोलेक्सिस की बात करें तो सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हीलियोस 1, राइट? और हीलियोस, तो ये सारी चीजें आपकी पेलोड्स में है। सूट जिसने फोटो खींची, सोलेक्स भी है। सोलेक्स क्या करता है? ये सोलर एक्सरे को मॉनिटर करता है, सोलर एक्सरे इमिशंस को मॉनिटर करता है। और तीसरा दैट इज कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन फ्रॉम L1। तो L1 से हमें कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन दिखता है, रियल टाइम पिक्चर ऑफ व्हाट? सोलर एक्टिविटी का, राइट? सोलर एक्टिविटी की हमें रियल टाइम पिक्चर दिखना स्टार्ट हो जाती है, क्लियर? तो ये दिमाग में रखिएगा। अब लास्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स अबाउट सोलर डेब्रिशेस, राइट? स्पेस डेब्रिशेस, सॉरी। देखो, हम अपने मिशंस लॉन्च कर देते हैं, सैटेलाइट हमने लॉन्च कर दी, सैटेलाइट का काम हो गया, लेकिन सैटेलाइट क्या वापस आती है? क्या नहीं आती वापस। तो इस वजह से बहुत ज्यादा गंदगी फैलती हुई चल रही है स्पेस में, डेब्रिशेस उसी को बोलते हैं। तो यहां पर देखा, खुद देखो, ये 1957 की इमेज है अर्थ की, ये 2005 की इमेज है अर्थ की, ये 2018 की इमेज है, और हमें 2013 में ऐसा दिखाई देगा अगर हमने स्पेस डेब्रिशेस को लेकर कोई स्टेप नहीं लिया तो। और इसीलिए स्पेस डेब्रिशेस को लेकर क्या हुआ, हमें ये देखने को भी मिला कि स्पेस डेब्रिशेस को लेकर वी नीड अ लॉ, वी नीड लीगल गवर्नेंस ऑन दी स्पेस डेब्रिशेस। तो वही लिखा हुआ है कि 500 केजी मेटल ऑब्जेक्ट, 500 केजी का मेटल ऑब्जेक्ट जो कि सस्पेक्टेड है कि स्पेस डेब्रिश है, वो क्रैश हुआ केन्या में। तो केन्या जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, वहां पर हमें 500
केजी का 500 केजी का मेटल ऑब्जेक्ट आपका क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, जिससे कंसर्न रेज होते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी और लीगल गैप्स इन स्पेस गवर्नेंस में, राइट, स्पेस गवर्नेंस में लीगल गैप्स। अब अगर हम यहां पर बात करें तो स्पेस डेब्रिशेस क्या होती है? तो स्पेस डेब्रिशेस ये मैन मेड ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऑर्बिट में और री एंटर करता है एटमॉस्फेयर में, है ना, जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं। तो मैन मेड ऑब्जेक्ट क्या है? मैन मेड ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के ऑर्बिट में होते हैं और वापस से री एंटर भी कर जाते हैं कभी कभी हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि नॉन फंक्शनल है, जो कि बेसिकली क्या होते हैं? डिफंक्ट सैटेलाइट, जो सैटेलाइट जो डिफंक्ट मतलब जो काम नहीं करती, है ना। रॉकेट स्टेजेस के थ्रू जो रॉकेट डिटैच होते हुए चलते हैं ना, बूस्टर्स, राइट, वो भी आपका क्या होता है? आपका स्पेस डेब्रिशेस। और कोलिजन फ्रेगमेंट्स मतलब अगर दो चीजें कोलाइड कर जाएं, दो सैटेलाइट कोलाइड कर जाएं, कोलाइड करने के बाद जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो अगर एटमॉस्फेयर में आ जाए तो वो भी स्पेस डेब्रिशेस है। मतलब स्पेस की गंदगी अगर हमारे धरती पे आ रही है उसको हम स्पेस डेब्रिशेस बोलते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। सबसे बड़ा होता है लार्ज डेब्रिश, स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक। तो लार्ज, स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक। लार्ज डेब्रिश की बात करें तो वो डिफंक्ट सैटेलाइट होती है, रॉकेट बूस्टर होता है, टैंक्स होते हैं जो कि सरवाइव कर जाते हैं बहुत री एंट्री में। स्मॉल डेब्रिशेस क्या होता है? सैटेलाइट्स के फ्रेगमेंट होते हैं, सैटेलाइट जब कोलाइड करती है उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं ये चीज। और डिसइंटीग्रेटेड स्पेसक्राफ्ट। माइक्रोस्कोपिक डेब्रिशेस क्या होता है? दैट इज पेंट फ्लेक्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, मेटल फ्रेगमेंट फ्रॉम डैमेज सैटेलाइट, राइट। तो पेंट फ्लेक्स मतलब अगर मान के चलो कि दो सैटेलाइट कोलाइड कर गई तो कुछ निकल गया, डस्ट पार्टिकल्स, मेटल फ्रेगमेंट, ये सारी चीजें आपकी ये आपकी किसमें आती है? माइक्रोस्कोपिक डेब्रिशेस में आती हैं। अब हम आगे बढ़े तो कौन कौन से लॉज हैं जो गवर्न करते हैं स्पेस डेब्रिशेस को? कौन कौन सा लॉ है? पहला लॉ है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, ठीक है। तो आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 जो कि वन ऑफ द लॉ है जो गवर्न करता है स्पेस डेब्रिशेस को, क्या बोलता है? दैट कि अगर कोई नेशन नेशनल स्पेस एक्टिविटी करता है, कोई भी नेशन मतलब कोई भी स्टेट, इट होल्ड्स द स्टेट responsible for their national space activity by both government and by private entities. That means कि अगर किसी नेशन में कोई भी नेशनल स्पेस एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो गवर्नमेंट कर रही हो चाहे वो कोई प्राइवेट एंटिटी कर रही हो, तो वो नेशन रिस्पॉन्सिबल होगा। मान के चलो कि इंडिया ने लॉन्च किया और इंडिया का ही स्पेस डेब्रिश अगर आ गया तो भाई कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पेस डेब्रिशेस को खाली खत्म करना, उसको एलिमिनेट करना। फिर लाइबिलिटी कन्वेंशन भी आया जो कि लाइबिलिटी डिफाइन करता है 1972 में, जो कि इंपोज करता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। जैसे केन्या में गिरा, अब केन्या में जिसका भी गिरा होगा ना, तो केन्या में जो भी लॉस हुआ होगा वो सब उस कंट्री को पे करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी ऑन लॉन्चिंग स्टेट्स फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो स्पेस ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर कोई डैमेज होता है अर्थ में तो पूरा का पूरा लाइबिलिटी इंपोज की जाएगी। फिर तीसरा दैट इज स्पेस डेब्रिश मिटिगेशन गाइडलाइन, जिसको हम यूएन कॉपस बोलते हैं, राइट, जो कि इनकरेज करता है सेफ डिस्पोजल ऑफ सैटेलाइट बट रिमेन्स नॉन बाइंडिंग। ये नॉन बाइंडिंग है लेकिन ये सेफ डिस्पोजल की बात करता है कि अगर आपने लॉन्च किया है तो भाई इसको डिस्पोज ऑफ भी करो, है ना। स्पेस में गंदगी क्यों फैलानी है, तो डिस्पोज ऑफ करने की बात भी करता है। फिर 25 ईयर रूल यूएन आईएडीसी, मतलब इट्स 25 ईयर रूल जो कि रिकमेंड करता है कि अगर 25 साल पूरे हो जाते हैं किसी सैटेलाइट को तो आप उसको वापस अपने देश में या अगेन राइट स्पेस से उसको खाली करवाइए आफ्टर 25 ईयर्स। और फिर नेशनल रेगुलेशन, तो हर नेशन के अपने अपने रेगुलेशन, जैसे यूएस का अपना है, ईयू का अपना है, चाइना का अपना है, वो अपने हिसाब से मैंडेट करते रहते हैं ट्रैकिंग, डिस्पोजल, डिसऑर्बिटिंग प्लेन्स, इन सारी चीजों को लेकर, राइट। लेकिन वीक है। अब वही बात लास्ट में हमें यह समझना है कि भाई इंडिया का क्या इनिशिएटिव है स्पेस डेब्रिशेस को लेकर। इंडिया की बात करते हैं तो 2022 में इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट आया था, जो कि मॉनिटर करता है स्पेस ऑब्जेक्ट को, अपोज करता है कोलिजन थ्रेट टू इंडियन सैटेलाइट। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, प्रोजेक्ट नेत्रा, तो एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट नेत्रा जिसका नाम ही है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। तो स्पेस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना, उसको एनालिसिस करना, ये प्रोजेक्ट नेत्रा का काम है, जो डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा और कैटलॉग करेगा उन डेब्रिशेस को जो स्मॉल है अप टू 10 सेंटीमीटर एंड अप टू अ रेंज ऑफ 3400 किलोमीटर। तो 10 सेंटीमीटर से लेकर 3400 किलोमीटर तक के आपके डेब्रिशेस को क्या कर सकता है, आराम से डिटेक्ट, कैटलॉग और आपका ट्रैक कर सकता है। फिर कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर, तो इसरो परफॉर्म करता है 21 कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर आपका 2022 में टू प्रिवेंट व्हाट, स्पेस डेब्रिशेस इंपैक्ट। और चौथा स्पेस
सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर 2020 फंक्शंस एज अ इंडियाज सेंट्रल हब फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग स्पेस ट्रैफिक। तो बेसिकली हम लोग सेंटर बना रहे हैं जो कि मॉनिटर करेगा और मैनेज करेगा स्पेस डैब्रिशेस को लेकर, राइट, स्पेस डैब्रिशेस को लेकर। सो या सो दिस इज व्हाट आपका स्पेस डेब्रिशेस को लेकर, राइट। तो स्पेस डेब्रिशेस को लेकर हमें कुछ चीजें दिमाग में याद में रखना पड़ेगा, एंड वो क्या है? पहला चीज हमेशा रिमेंबर दैट इज कि कौन कौन से लॉ, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ बड़े वीक है, लेकिन इंडियन लॉ जरूर इंडिया ने प्रोजेक्ट नेत्रा और सेंटर बना के रखा हुआ है जिससे हम इजीली आपके स्पेस डेब्रिशेस को क्या कर सके? डिटेक्ट कर सके, राइट। तो वो चीज थोड़ा दिमाग में रखना है ना, और उन्हीं चीजों को थोड़ा रिवाइज करते हुए चलना, और जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। आई वुड बी रिकमेंडिंग दैट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट लोगे तो आप इसमें थोड़ा समझते हुए भी चलोगे, ठीक है। चलो, सो गाइस आज का इतना ही रखते हैं, आज का इतना ही था, बिकॉज अगेन स्पेस एंड टेक को लेकर बात हो रही थी, राइट। स्पेस एंड टेक को लेकर ही हमने बात करी। सो या सो गाइस दैट्स इट। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ मोर एनर्जी, विथ मोर नॉलेज, विथ मोर एक्साइटमेंट। कल हमारी मुलाकात होगी वैसे, तो कल हम मिलेंगे अपने मिसलेनियस और स्पोर्ट्स सेक्शन के साथ। तब तक लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय द डे। बाय बाय गाइस, बाय बाय।